हेलो गाइज, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब क्या है, कि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो डाइवर्जेंस का डेफिनेशन अभी लास्ट क्लास में जैसा मैंने बताया था सेम लिख रहा हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, टोटल फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अपॉन में वॉल्यूम आप कर दो, टोटल फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। टाउ मत लिखो, वहीं से इसको आप लिख दो वॉल्यूम, टोटल फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। तो इकाई आयतन से पास होने वाले फ्लक्स को, इकाई आयतन से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को डाइवर्जेंस ऑफ ए कहते हैं। किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, ए यहाँ पे सदिश क्षेत्र है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है उस सदिश क्षेत्र का फ्लक्स अपॉन में जिस सदिश क्षेत्र, वो सदिश क्षेत्र, जिस सदिश क्षेत्र, वो सदिश क्षेत्र जो है ना, वो जिस सरफेस से पास हो रहा है उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अपॉन में उस सरफेस के द्वारा एनक्लोज वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम से पास होने वाले फ्लक्स को डाइवर्जेंस ऑफ ए कहते हैं। क्लियर हो गया? ऑलराइट, अभी मैं आपको यहाँ पे निकालने वाला हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से आता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? u1 u2 u3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, e1 e2 e3 जिसकी डायरेक्शंस हैं। ऑलराइट, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का वैल्यू, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं किसी सदिश क्षेत्र डाइवर्जेंस का मान आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, क्या आएगा? ठीक है, तो देखो क्या आएगा, सिंपल है। सबसे पहले क्या है, प्रूफ करना है, डेरिवेशन कर रहे हैं हम ये। ठीक है, देखो कोई भी देखो एक चीज़ आप अपने माइंड में याद रख लो, एक्चुअली क्या है, फिजिक्स के जो रिजल्ट्स हैं ना वही सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फिजिक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, टॉपिक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो यूजफुल होते हैं, लेकिन डेरिवेशंस का बहुत ही अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डेरिवेशन करके निकाल सकते हो। ओके, लेकिन आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि डाइवर्जेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर और एक बात और बता दें, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, बीएससी लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो फिजिक्स सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट से दिए जाते हैं, उन सभी में अगर इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो तो इंटरव्यू में एक्चुअली जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स के बारे में हम आपको बता दें। जैसे एमएससी एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं या पीएचडी एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं, कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जिनमें इंटीग्रेटेड होता है एमएससी प्लस पीएचडी, उन सभी के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में इंटरव्यू जो होता है, तो इंटरव्यू की क्लास, इंटरव्यू जब होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, पीएचडी में अगर एडमिशन आपको लेना है तो बीएससी के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है जैसे आईआईटी जेम का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं ना तो आपसे वो लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बोर्ड पर भेज देते हैं। ठीक है, फिर आपसे कहते हैं चलो ये चीज़ें ड्राइव करके दिखाओ। तो आपसे अगर ये पूछ लें, मान लो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलो आप डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप किस तरीके से ड्राइव करके दिखाओगे उनको। ठीक है, और एक्चुअली देखो डेरिवेशन करने का एक अप्रोच आपको पता होना चाहिए। वो लोग आपका सोचते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि आप लोगों को अप्रोच करना आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर आपको एक नई प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप उसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। ओके, तो देखो हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, तो जो वेक्टर है ना वो वेक्टर सदिश क्षेत्र है, ए वेक्टर एक वेक्टर फील्ड है, और वो वेक्टर फील्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1 u2 और u3 का फलन है। ठीक है, ए वेक्टर जो है वो किसका फलन है, इस नोटेशन का मतलब आप समझ लो, कोई भी ऐसे लिखते हो ना आप, f इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y, z। इसका मतलब क्या हो गया, f जो है वो फंक्शन है x y z का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। ओके, तो u1 u2 u3 का मान अगर चेंज करता है
ठीक है। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हो तो a1 एक वेक्टर का भी मान चेंज होता है। ऑलराइट, तो लेट a वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3। क्लियर हो गया। तो एक वेक्टर है जो u1 u2 u3 का फलन है। तो a वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? a वेक्टर इज कैन बी रिटन एज a1 कंपोनेंट। वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? a1 कंपोनेंट along e1 कैप प्लस a2 कंपोनेंट along e2 कैप प्लस a3 कंपोनेंट along e3 कैप। ऑलराइट, जैसे कि हमने आपको बताया लास्ट क्लास में अगर आप जाते हो लास्ट क्लास, ठीक है, उसमें अगर देखोगे तो वहाँ पर हमने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ड्रॉ किया है ना आपको, तो आपको इस तरीके से बताया। मान लो आपके पास 3 कर्व है, एक कर्व आपने ले लिया u1, एक कर्व आपने ले लिया u2 और एक कर्व आपने मान लो इस तरीके से ले लिया, ऐसे ले लेते हैं u3, ठीक है, चलो ऐसे ले लिया आपने, दिस इज u3 कर्व। ऑलराइट, तो ये पॉइंट क्या है? ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन पे u1 के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? e1 कैप। u2 के अलोंग जो टेंजेंट लाइन होती है वो है e2 कैप, और u3 के अलोंग जो टेंजेंट लाइन है ओ पे वो है e3 कैप। ऑलराइट, एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम लाइन एलिमेंट की बात करें, ठीक है, ये एक्चुअली आपको दिख रहा है ना, देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ओके, अभी आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। ओके, ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है ना सभी बच्चों को इससे? ओके, करेक्ट। ओके, तो देखो ये हो गया आपका u1, ये u2 और ये u3 कर्व। ओके, अभी देखो u1 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट होता है, u2 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट होता है और u3 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट होता है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, अगर आप u1 के अलोंग चलते हो तो अगर आप इतना चले तो u1 के अलोंग ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं h1 du1। h1 du1 क्यों कहते हैं? क्योंकि h1 क्या है? स्केल फैक्टर है। ओके, स्केल फैक्टर का मल्टीप्लाई करके हम ये डिस्टेंस लिखते हैं। तो ये u1 कर्व हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गई h1 du1। ऑलराइट, अभी देखो अगर u2 कर्व के अकॉर्डिंग आप चलते हो, ये u2 कर्व हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा h2 du2। ऑलराइट, और अगर आप जैसे मान लो u3 कर्व ऐसे ले लिया, तो u3 कर्व के अलोंग अगर आप चलते हो ओरिजिन से और यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो है h3 du3, यहाँ से जहाँ तक मैंने कट लगाया ये वाले। ऑलराइट, ये होता है। या फिर आप इसको लाइन एलिमेंट में कैसे लिखते हो कि dl वेक्टर इज इक्वल टू h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। तो इस तरीके से आप इसको लिख देते हो। ओके, तो ये हो गया e1 के अलोंग, ये हो गया e2 के अलोंग और ये हो गया e3 के अलोंग। क्लियर हो गया सबका? ऑलराइट, ओके, ये क्लियर है ना? दिख तो रहा है ना सभी को? ओके, सबको दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग क्या है पीछे जाके एक्चुअली कैमरा में चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, तो ये ठीक है, ये विजिबल है अभी सभी को, तो ये समझ में आ गया ना? dl वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया। ओके, तो अभी आप इस तरीके से देखो कि एक वेक्टर आपने ए वेक्टर इस तरीके से ले लिया और ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं e1 के अलोंग e1, e2 के अलोंग e2 और e3 के अलोंग e3, ये कंपोनेंट है। और dl वेक्टर जो है वो इस तरीके से, और लाइन एलिमेंट जो है वो u1 के अलोंग h1 du1, u2 के अलोंग h2 du2 और u3 के अलोंग h3 du3 है। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया सबका? ओके, अभी हम क्या है यहाँ पर वॉल्यूम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस का वैल्यू निकालना है ना, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करो और उस वॉल्यूम एलिमेंट से सरफेस फाइंड करो, उस वॉल्यूम एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करो और फ्लक्स का वॉल्यूम से डिवाइड, फ्लक्स में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फ्लक्स में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम एलिमेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो लेट्स कंसिडर ए वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट अगर यहाँ पे बनाते हैं तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। मान लो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि देखो चलो यहाँ पे ले लें, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो ये एक ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन ले लिया। अगर आपने यहाँ पे ले लेते हैं ये ओरिजिन, ओके, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से ये कर्व ले लिया आपने, दैट इज u1 कर्व। ओके, दिस इज u1 कर्व। यहाँ से ये एक कर्व ले लेते हैं, दैट इज
U2 कर्व, U2 कर्व, ऑलराइट। और एक कर्व ऐसे ले लेते हैं, दैट इज U3 कर्व, ओके, दैट इज U3 कर्व। तो 3 कर्व आपने ले लिया, ओके। अभी देखो, अगर आपको वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करना है तो वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हम U1 कर्व पर एक एलिमेंट एक कट मार देते हैं इस तरीके से, ओके, और एक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा चलो एक इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, हम लोग यहाँ पे कट ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक यहाँ पे ले लेते हैं, तो सरफेस एरिया, ये एक सरफेस एरिया में है U2 U3, और U1 जो है वो थोड़ा सा बाहर मान लेते हैं, ठीक है। U1 कर्व इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक U2 के पैरेलल एक इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं, जिस तरीके से U2 ड्रॉ किया है ना उसी तरीके से यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बोल देते हैं कि ये इधर है U3, राइट। तो यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो ये कर्व बेटा इस तरीके से देखो, जस्ट इसके जैसा ही नेचर का, तो जस्ट इसके जैसे ही नेचर का मैंने ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर लिया, ऑलराइट। फिर हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, तो इसके अलोंग मिलाते हैं, U3 का जो नेचर है ना उसके अलोंग मिलाएंगे, क्योंकि ये U3 के पैरेलल है, तो ये U3 के पैरेलल इस तरीके से हमने मिला दिया, ऑलराइट, जस्ट एज इट इज U3 के पैरेलल, थोड़ा सा ऐसे इसमें घुमाव दे दिया तो ये U3 के पैरेलल हो गया, ओके। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, इसमें U1 के पैरेलल इसमें उभार देते हैं, ठीक है। तो U1 के पैरेलल इस तरीके से ऐसे, ऑलराइट। तो थोड़ा सा ऐसे करके ले लेते हैं U1 के जस्ट पैरेलल, ऑलराइट, इस तरीके से ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी U1 के पैरेलल इस तरीके से ले लिया, ये U1 के पैरेलल हो गया, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर भी U1 के पैरेलल, ये U1 के पैरेलल हो गया। अभी U1 के पैरेलल ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट करेगा ना, तो इसको कट करेगा, ये कट कर जो करेगा वो जस्ट U3 के पैरेलल कट करेगा, तो ये कट करेगा U3 के पैरेलल, ऑलराइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कैसे कट करेगा, U3 के पैरेलल, और फिर ये किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, U2 कर्व के अकॉर्डिंग, तो ये U2 कर्व के अकॉर्डिंग मिला दिया, और ये भी आपने U2 कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे मिला दिया, ऑलराइट। तो ये एक वॉल्यूम बन गया, ओके। तो आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से एक वॉल्यूम आपका बन जाएगा, ऑलराइट, इस तरीके से। थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट में दिखाते हैं, जैसे कि आपको लगे कट नहीं करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ऑलराइट। तो ओके, ओके, नहीं एक्चुअली थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको इसको यहीं से मिलाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इस तरीके से, ठीक है ना, ये मिला दिया। अभी ये हमें क्या मिल गया, एक वॉल्यूम मिल गया। अभी इस वॉल्यूम में आप ऐसे सोचो कि ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है ना, इस सरफेस को आप देखो, ये वाला सरफेस जो है वो U1 लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला सरफेस जब U1 लाइन को कट कर रहा है ना, और इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या निकलेगा, देखो एरिया क्या निकलेगा, U1 लाइन पे जो कट कर रहा है वो क्या है, H1 DU1 डिस्टेंस, और जो U2 लाइन के पैरेलल है वो क्या है, H2 DU2। तो ये U2 लाइन के पैरेलल है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, ये है H2 DU2, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है। और ये वाली जो लेंथ है ना, ये U3 के पैरेलल है, ये हो गया H3 और H3 DU3, इस तरीके से, ये H3 DU3, ये इस तरीके से। अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये एरिया जो हो जाएगा ना, वो एरिया क्या आएगा, इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आएगा H2 DU2 H3 DU3, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अगर इसका नेमिंग करते हैं, जैसे मान लो इसका नाम रख देते हैं AB
सी डी, तो सरफेस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो सरफेस एरिया एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी का सरफेस एरिया निकालोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा H1 DU2 H3 DU3, ऑलराइट। उसी तरीके से ये वाला जो सरफेस एरिया है ना जस्ट इक्वल टू होगा H1 DU, देखो इस तरीके से लिखा ना H2 DU2 H3 DU3, ठीक है। ये जस्ट इक्वल टू होगा सरफेस एरिया ऑफ, इसका नाम रख दिया ABCD, तो इस पीछे वाले का नाम रख देते हैं दैट पॉइंट इज O ABCD है ना, OEFG, ठीक है। OEFG जो पीछे वाला सरफेस है ना, जो इसके आगे वाले सरफेस के जस्ट पीछे सरफेस आपको दिख रहा है OEFG, ठीक है। तो यही सरफेस एरिया OEFG का होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम क्या करें कि सरफेस एरिया ABCD से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंसिडर कर लें। तो देखो हम ऐसे एक सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बता देते हैं आपको। सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे सोच लो कि जैसे मान लो कि आपके पास ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है। सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम इस तरीके से एक वॉल्यूम एलिमेंट, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके एक वॉल्यूम एलिमेंट है। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया आप देख रहे हो, ये वाला सरफेस एरिया और ये वाली जो लाइन है इसको हम कह देते हैं जैसे U1 लाइन, ठीक है, U1 कर्व है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, U1 कर्व के सामने वाला जो सरफेस एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया जस्ट अपोजिट वाले एरिया के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कंसेप्ट लगेगा, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा, ऑलराइट। अभी हम क्या करें, देखो अगर फ्लक्स मान लो इस वाले एरिया से, ये वाला जो डार्क वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो पीछे वाले एरिया से आउट होगा, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रहा है तो इस सरफेस से पास होके जाएगा और पीछे से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सरफेस से एंटर करेगा और पीछे से आउट हो जाएगा, ऑलराइट। तो हम कहेंगे यहाँ से एंटर किया और यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से जब सरफेस यहाँ से एंटर करेगा तो कोई भी फील्ड यहाँ से एंटर करेगा तो उस फील्ड का मल्टीप्लाई इस वाले एरिया से कर देंगे ना, तो हम कहेंगे कि इस एरिया से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वो वेक्टर इनटू में क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको ये बता दें कि कोई भी फ्लक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो वो वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेते हैं, उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। तो ये वाला जो सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, U1 के अलोंग जो डायरेक्शन है वो E1 कैप, तो E1 कैप जो होगी वो E1 कैप डायरेक्शन है ना, वो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो E1 कैप डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, A1 है। तो इसका मतलब A1 इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे कि A1 इससे जो पास होगा, A1 जो इससे पास होगा ना, A1 वेक्टर इससे पास होगा, तो A1 का मल्टीप्लाई अगर इस सरफेस एरिया से कर दें तो इस सरफेस एरिया से पासिंग फ्लक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया ABCD, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ABCD सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो ABCD से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसका वैल्यू क्या आएगा, ABCD से पास होने वाला फ्लक्स। तो ABCD से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, देखो ABCD जो सरफेस है ना वो किस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हो U1 लाइन के जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। तो U1 लाइन की टेंजेंट क्या है, E1 की डायरेक्शन है ना, U1 के टेंजेंट, तो U1 की जो टेंजेंट है वो E1 है। E1 जो परपेंडिकुलर है वो ABCD के परपेंडिकुलर है। तो E1 के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा A1। तो इससे जो फ्लक्स पास होने वाला है ना वो होगा phi1 मान लेते हैं, ठीक है। तो phi1 इज इक्वल टू A1, ठीक है, इनटू में सरफेस एरिया, क्या है, ABCD का सरफेस एरिया है H2 DU2 H3 DU3, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे H2 DU2 इंटू H3
du3। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी आप एक चीज़ सोचो, ये वाला जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स जो आप देख रहे हो, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इस सरफेस एरिया से अगर मान लो ऐसे पास हो रहा है, मतलब इस वाले वॉल्यूम से इस सरफेस एरिया के आउटसाइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि यहाँ से ये एंटर कर रहा होगा, यहाँ से क्या होगा, एंटर कर रहा होगा इस सरफेस से। या फिर आप ऐसे सोच लो, अगर ये फ्लक्स यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो सरफेस है यहाँ से आउट जा रहा होगा। तो अगर हम इसको एंटरिंग फ्लक्स मानते हैं, इसको मानते हैं प्रवेश करने वाला फ्लक्स, अगर ये एंटरिंग फ्लक्स है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम में एंटर कर रहा है इस सरफेस के थ्रू, अगर ये एंटरिंग फ्लक्स है ना, एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, प्रवेश करने वाला अगर ये फ्लक्स है, ठीक है, तो हम कहेंगे आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स किस सरफेस से होके पास होगा, OGFE से पास होगा, OGFE, या फिर बोल सकते हो OEFG सरफेस से पास होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटरिंग फ्लक्स ABCD से। दूसरा हम निकाल रहे हैं फ्लक्स पासिंग, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, कौन सा सरफेस है, दूसरा सरफेस हम ले लेते हैं OEFG, ठीक है, पासिंग थ्रू सरफेस OEFG, ठीक है। OEFG सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, OEFG से फ्लक्स पास हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे इसको, मान लो ये हो रहा है φ1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा। अभी देखो एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है, यहाँ पे जो ये है A1 जो है, A1 इज द फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। A1 अगर U1 U2 U3 का फंक्शन है ना, तो यहाँ पर इस सरफेस पे जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, वहाँ पे तो जब ये सरफेस पे फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो आपका मतलब जो सदिश क्षेत्र है, वो सदिश क्षेत्र का A1 कंपोनेंट आप यहाँ पे ले रहे हो, A1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू A1 है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, इस वाले सरफेस पे पहुँच जाएगा, तो जब इस वाले सरफेस पे पहुँच जाएगा, इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में U1 लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा, और U1 लाइन के अकॉर्डिंग चलता हुआ ये यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचेगा ना, तो U1 लाइन से चलता हुआ, क्योंकि ये सरफेस तो यहाँ पर है और ये सरफेस यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, H1 du1। तो हम क्या कह रहे हैं कि A इज द फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। तो जब H1 du1 की लाइन को कवर करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके अनुसार A1 में चेंज भी आएगा, ठीक है, तो A1 में चेंज आएगा।